दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और हाजिर हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ईरान और इज़राइल के दरमियान सैन्य संघर्ष हुआ है और ये जो सैन्य संघर्ष है वो 12 दिन तक चला है। और जिस तरह से मध्य पूर्व में घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा था इस दौरान, तो ऐसा लग रहा था कि स्थिति कहीं नियंत्रण से बाहर न हो जाए और न बिगड़ जाए। और अमेरिका के ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों इस्फहान, नातांज और फोर्डो में जो हवाई हमले किए गए थे, ये तीनों जो केंद्र हैं ईरान के, वो परमाणु प्रतिष्ठान हैं। ये हैं इस्फहान, नातांज और फोर्दो। इसमें अमेरिका ने हवाई हमले किए थे और अमेरिका के इन ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों के पर हुए हमलों के उत्तर में, प्रत्युत्तर में ईरान ने जो कार्रवाई की, तो उसके बाद से हम सभी को ये लग रहा था कि हो सकता है मध्य पूर्व एक बड़े सैन्य संघर्ष में उलझ के रह जाए। लेकिन ईरान के द्वारा दिया गया नपतुला और सधा हुआ प्रत्युत्तर इस संघर्ष में किसी नए और गंभीर मोड़ का प्रतीक होते हुए भी आखिर में बात संघर्ष विराम तक पहुंच गई। बेहद नाटकीय रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा की कि इज़राइल और ईरान राज़ी हो गए हैं कि वो अब सैन्य संघर्ष और अधिक जारी नहीं रखेंगे। कई सवाल उभरते हैं इस पृष्ठभूमि में। आखिर क्या वजहें थीं जिस वजह से जिन कारण वो कौन से ऐसे कारण थे जो जिम्मेदार थे ईरान और इज़राइल के मध्य हुए इस बड़े सैन्य टकराव के पीछे वो कौन से कारण थे। हम उनकी पड़ताल करेंगे, अनुसंधान करने की कोशिश करेंगे कि किन वजहों से ये सैन्य संघर्ष हुआ। दूसरा ये कि क्या मुद्दा था जो बहुत लंबे समय से ईरान और इज़राइल के मध्य जो है वो दोनों देशों के बीच दो ताल्लुकात में जो तनाव है उसके पीछे वही सबसे बड़ी वजह है। और ये है, आप जानते हैं, जैसा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी कुछ रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में इतना शोर क्यों मचा हुआ है और बात सैन्य संघर्ष तक क्यों पहुंची। तो इज़राइल और ईरान में शत्रुता क्यों है और इस युद्ध का जो मुद्दा था कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, वो कितना महत्वपूर्ण है। हम आज के इस भाग में यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ये जानने की कि ईरान और इज़राइल में दुश्मनी क्यों है, क्या वजहें हैं दोनों देशों के बीच तनाव की। देखिए, इज़राइल और ईरान हमेशा से इतने बड़े दुश्मन नहीं थे, हमेशा से उनके संबंध ख़राब नहीं थे। एक ज़माना ऐसा भी था जब दोनों के बीच दोस्ती थी। और जानते हैं आप कि इज़राइल की स्थापना 1948 में हुई थी और 1948 में इज़राइल की जब स्थापना हुई तो इसने मध्य पूर्व को असहज किया था। हालांकि जो ईरान और इज़राइल के जो संबंध हैं उनके दो आयाम हैं। हम पहले आयाम के अंतर्गत ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में ईरान में, उसके पहले इज़राइल और ईरान के संबंध कैसे थे और 1979 के इस्लामिक क्रांति के पश्चात ईरान और इज़राइल के संबंधों में क्या तब्दीलियां आई। दरअसल ये जो 1979 का साल है, ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 1979 से पहले इज़राइल और ईरान के संबंध दोस्ताना थे और संबंधों में जो बिगाड़ है वो आना शुरू हुआ 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद। तो हम इज़राइल और ईरान के संबंधों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात ईरान में इस्लामिक क्रांति के पहले का काल और इस्लामिक क्रांति के पश्चात का काल। और इन दोनों समयों में, इन दोनों कालों में दोनों देशों के दरमियान जो हैं अलग अलग किस्म के ताल्लुकात रहे हैं।
1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। इसके बाद अनेक देशों ने इसको मान्यता नहीं दी थी। ईरान, उस समय ईरान के जो संबंध थे वो कई अरब देशों के साथ अच्छे नहीं थे, तो ईरान को भी एक साझीदार की ज़रूरत थी। और इजराइल नवोदित देश था और कई अरब देश जो हैं वो इजराइल की स्थापना को उचित नहीं समझते थे। तो एक ऐसे माहौल में जहां इजराइल को एक सहयोगी की ज़रूरत थी, वहीं ईरान के चूंकि अरब देशों के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, कई अरब देश ऐसे थे, तो उसको भी किसी साथी की ज़रूरत थी। और इन दोनों ज़रूरतों ने ईरान और इजराइल के संबंधों की रूपरेखा तय की इस्लामी क्रांति के पहले के समय की। और इसी आधार पर दोनों आगे बढ़ने शुरू हुए, यानी कि ईरान और इजराइल की जो दोस्ती है वो आगे बढ़ती गई। शीत युद्ध के दौर में ईरान अमेरिका की तरफ था, वहीं इजराइल अपनी स्थापना के बाद से ही अमेरिका के करीब था। ऐसे में इजराइल और ईरान का एक साथ होना भी लाजमी था। अपनी स्थापना के बाद इजराइल जिस डॉक्ट्रीन पर काम कर रहा था उसे पेरिफेरी डॉक्ट्रीन कहते हैं। इसके तहत इजराइल की कोशिश थी कि ऐसे देशों से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए जो अरब प्रभाव से दूर हैं। और इसी के तहत इजराइल ने तुर्की और ईरान से मजबूत संबंधों की दिशा में काम करना शुरू भी किया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ईरान, इजराइल और तुर्की ट्राइडेंट एक समझौता हुआ था, उसमें तीनों देश शामिल हुए। इस समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के दरमियान सैन्य, आर्थिक और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग करना था। तीनों देश अर्थात ईरान, तुर्की और इजराइल। भले ही आज मोसाद के निशाने पर ईरान हो और हमने देखा कि कैसे इजराइल के हमले की शुरुआत मोसाद की भूमिका, जो अभी सैन्य संघर्ष हुआ है ईरान और इजराइल के दरमियान, उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि मोसाद की भूमिका शुरू से ही रही है। और जो सटीक कार्रवाई इजराइल ने की ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ, परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ और उच्च स्तरीय जो सैन्य नेतृत्व है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की कहा जा रहा है, इसमें भी मोसाद की भूमिका थी। लेकिन एक समय ऐसा था जब मोसाद और ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी सवाक, वो आपस में एक साथ मिलकर भी काम कर रहे थे। ईरान इजराइल को खनिज तेल निर्यात करता था और बदले में ईरान को इजराइल से प्रौद्योगिकी और आर्थिक ढांचे के निर्माण में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति भी होती थी। 1967 के इजराइल अरब संघर्ष के समय जब अरब देशों ने इजराइल का बहिष्कार किया तो आखिर में ईरान ही इजराइल की मदद के लिए आगे आया। इसके लिए एक बड़ा कारण शीत युद्ध तो था ही। ईरान और इजराइल दोनों अरब उत्कर्ष से, जो अरबों का उत्कर्ष था, अरबों की ताकत थी, उससे परेशान थे, असहज थे, मुश्किल में थे। तो शीत युद्ध के दौर में सोवियत और अमेरिका की जो खेमेबंदी थी उसका असर यहाँ भी दिखाई दे रहा था। मतलब जो अमेरिका के साथ था वो निश्चित तौर पर सोवियत विरोधी समूह में शामिल था। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि इजराइल के तुर्की के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे, लेकिन ईरान ने ऐसा औपचारिक तौर पर नहीं किया था, थोड़ा सावधान था इस दिशा में। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की जनता में अभी भी इजराइल को लेकर सहजता स्थापित नहीं हो पाई थी। ईरान के शाह रज़ा पहलवी इस बात से भली भांति वाकिफ थे। लेकिन दोनों देशों के बीच ये सौहार्द जो था और ये जो माधुर्य था वो लंबे अरसे तक नहीं चला। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और इसका व्यापक असर दोनों देशों के बीच संबंधों पर पड़ा। और 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच जो संबंध हैं उनमें तनाव लगातार बढ़ता गया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी के नेतृत्व में ईरान अब एक इस्लामिक गणराज्य बन चुका था। नए दौर में ईरान की विदेश नीति में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। इजराइल को अब एक विरोधी और अवैध राज्य के रूप में समझा जाने लगा था। वही ईरान जो इजराइल की स्थापना के बाद उसके साथ खड़ा था, अब वो उसे विरोधी समझ रहा था। ईरान इजराइल को पश्चिम की साम्राज्यवादी सोच का विस्तार मानने लगा था। ईरान का रुख अब फिलिस्तीन के प्रति अधिक हो गया था।
ईरान की विदेश नीति का आधार अब इजराइल का विरोध हो चला था। इजराइल के साथ उन्होंने सभी राजनयिक चैनल्स को अवरुद्ध भी कर दिया था। इसकी जगह अब फ़लस्तीन ने ले ली थी, जिसके साथ वो सीधे जुड़े हुए थे। यही वो समय था कि ईरान ने इजराइल के वजूद को भी अस्वीकारना शुरू कर दिया था, उसे चुनौती देनी शुरू कर दी थी। ईरान अब मानने लगा था कि इजराइल को दुनिया के नक्शे पर नहीं होना चाहिए, इजराइल का जो वजूद है वो ठीक नहीं है, ऐसा ईरान मानने लगा था। ईरान ने इजराइल के मुखर विरोधी की छवि अख्तियार कर ली थी। वो इजराइल विरोधी तत्वों की हर तरीके से मदद भी करने लगा था। उसने फ़लस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिशें भी शुरू कर दी थीं। लेकिन अभी एक जरिया बाकी था जहां से ईरान इजराइल से जुड़ा हुआ था, पिछले दरवाजे से, जिसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। एक तरह से एक ऐसा चैनल है जो दो देशों के बीच ताल्लुकात को बनाए रखता है। इजराइल ऐसे ही चैनल से ईरान के साथ जुड़ा था अभी तक। इसी रास्ते से जब ईरान इराक युद्ध हुआ तो इजराइल ने ईरान की सहायता भी की। इजराइल सद्दाम हुसैन के इराक को अपने लिए इजराइल से अधिक खतरनाक मानता था। आगे चलकर ईरान के साथ इजराइल बैक चैनल के जो जरिए है उससे जुड़ गया, यहाँ तक कि उसने हथियारों की आपूर्ति भी की। लेकिन इजराइल ये भी जानता था कि अमेरिका खोमेनी के ईरान को नापसंद करता था, इसलिए इजराइल भी बहुत मुखर नहीं था। 90 के दशक आते आते ईरान और इजराइल के संबंध और ख़राब हुए। बैक चैनल अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखता था। नई सदी की शुरुआत में ईरान अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा था। उसने यमन में हुतीज, लेबनान में हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन में हमास को और मजबूत करना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने प्रॉक्सी युद्ध की दिशा में कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए और ये जो समूह हैं मध्य पूर्व में अलग अलग, इनको मजबूत करना शुरू कर दिया, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से। तो दोस्तों, अब तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों देशों अर्थात ईरान और इजराइल में शत्रुता क्यों है और दोनों में सैन्य टकराव क्यों हुआ। एक बार संक्षेप में मैं बता दूं कि ईरान और इजराइल के संबंध जो हैं वो शुरू से ख़राब नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इजराइल की स्थापना के बाद जब तमाम अरब देश, अरब ममालिक इजराइल के ख़िलाफ़ थे, उस समय ईरान इजराइल के साथ खड़ा था। इजराइल को शुरुआती दौर में एक सहयोगी की ज़रूरत थी। ईरान ऐसे में बिल्कुल इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा था, इजराइल को उभरने में मदद कर रहा था। लेकिन ये सब दौर, ये जो रोमांटिक पीरियड था, ये 1979 तक चला। 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई 1979 में, उसके बाद संबंधों में लगातार कटुता देखी गई। ईरान में जो नई सरकार थी, नई हुकूमत थी, उसको अपनी वैधता के लिए ये ज़रूरी था कि वो इजराइल की मुखालफत करे और उसने किया भी। लेकिन बैक चैनल से कहीं ना कहीं वो जुड़े रहे। जब ईरान और इराक में संघर्ष हुआ उस समय भी इजराइल ने ईरान की मदद की। लेकिन 90 के दशक आते आते दोनों में तनाव तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और ये जो अनौपचारिक तौर पर जो दोनों देशों के ताल्लुकात थे वो भी ख़तरे में पड़ गए और वो भी ख़त्म हुए। तो आप सभी ने संक्षेप में इस पक्ष को समझ लिया होगा। तो अब हम इतना समझने के बाद, इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद ये ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर है कि आखिर ईरान और इजराइल में दुश्मनी क्यों हुई। दूसरी तरफ हम चलते हैं और दूसरा जो मुद्दा है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसका जो एक बड़ा मुद्दा है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। आपको पता है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने वजूद के खिलाफ मानता है। अनेक विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर विशेषज्ञ 3 तरह की बातें कह रहे हैं। पहली ये कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। दूसरी ये कि अगर कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर होता है तो ईरान पर भी तो संकट आ सकता है। तीसरी बात यह कि ईरान के परमाणु बम बनाने से मध्य पूर्व के अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं।
हो सकता है कि सऊदी अरब भी परमाणु बम बनाए। तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अमेरिका की सहायता से 1957 में शुरू हुआ, जब दोनों देशों में जो संबंध हैं वो अच्छे थे, मधुर थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पास परमाणु शक्ति का होना अमेरिका को कभी अच्छा नहीं लगा। माना यह जाता है कि साल 2000 के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और अधिक तेज कर दिया। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता भी हुआ था। इसे JCPO या ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के नियंत्रित उपयोग के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से राहत देने की सुविधा प्राप्त होनी थी। यह समझौता ईरान और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी अर्थात P5+1 के मध्य हुआ था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने घोषणा की कि ईरान जो है वो कुछ सही काम नहीं कर रहा है और अमेरिका असंतुष्ट है। इस वजह से अमेरिका ईरान के साथ इस समझौते से बाहर हो रहा है। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम का संवर्धन उस स्तर तक कर रहा है जहां वो आसानी से परमाणु बम या न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश भी है। ऐसे में उसे अपनी परमाणु क्षमता का उपयोग शांति के क्षेत्र में, जैसे ऊर्जा है, चिकित्सा है, कृषि क्षेत्र है, वहां करने की तो अनुमति है, लेकिन परमाणु आयुध विकसित करने की ईरान को अनुमति नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी और NPT की शर्तों के मुताबिक भी। परमाणु हथियारों के लिए जरूरी है 90% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम की। JCPOA के तहत ईरान को केवल 300 किलोग्राम या 600 पाउंड यूरेनियम रखने की अनुमति थी, जो कि 3.67% तक ही संवर्धित हो, और इतना संवर्धन जो है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त है। इससे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये ने कहा कि मार्च 2025 तक ईरान के पास लगभग 350 किलो या 275 किलोग्राम यूरेनियम है, जो उसने 60% तक शुद्धता के स्तर तक जाकर प्राप्त कर लिया है। यह सैद्धांतिक रूप से लगभग आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है अगर ईरान यूरेनियम को और समृद्ध करता है। तो कुल मिला के ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अमेरिका के सहयोग से हुई थी, उस शीत युद्ध के दौर में हुई थी जब दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। तब अमेरिका ने ईरान की मदद की उसके परमाणु कार्यक्रम में। लेकिन बाद में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और इजराइल के संबंध जो है, अमेरिका और ईरान के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण हो गए, और फलस्वरूप अमेरिका ने और उसके सहयोगियों ने यही मानना शुरू कर दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपने नव यथार्थवादी या न्यू रियलिस्ट केनेथ वॉल्ट्ज को ज़रूर पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनकी है रचना, और उसी के साथ हम नव यथार्थवाद की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं। तो ये जो केनेथ वॉल्ट्ज हैं वो कहते हैं कि ईरान के परमाणु बम हासिल करने के अधिकार का सम्मान किया जाए, अर्थात ईरान के पास परमाणु बम होने चाहिए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी। वो इसके पीछे उनका ये तर्क है कि इससे पर मध्य पूर्व जो है उसमें स्थिरता आएगी। नव यथार्थवादी केनेथ वॉल्ट्ज ने अपने निबंध ईरान के पास परमाणु बम क्यों होने चाहिए में कहा कि मध्य पूर्व में शक्ति असंतुलन के कारण लगातार अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाए तो उससे असंतुलन दूर होगा और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। लेकिन जो आलोचक हैं वो केनेथ वॉल्ट्ज के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। वो आलोचना करते हैं उनके इस विचार की कि ईरान के पास परमाणु बम होने से, परमाणु हथियार होने से मध्य पूर्व में स्थिरता आएगी। वे मानते हैं कि वॉल्ट्ज ने अपने आकलन में उन राजनीतिक सिद्धांतों और इतिहास की उपेक्षा की है। एक बार
ईरान केवल अपने राज्य के लिए प्रतिबद्ध होता तो बात और थी, लेकिन जिस तरह से वो मध्यपूर्व में प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, वो यमन में हुतीज़ को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, तो ऐसे में ईरान के पास परमाणु हथियार होना घातक हो सकता है। अशांति की दिशा में एक कोशिश हो सकती है अगर ईरान को परमाणु बम हासिल करने दिया जाए। तो इस तरह से जो केनेथ वॉल्ट्ज की ये जो थ्योरी है कि ईरान के पास परमाणु बम होने से मध्यपूर्व में स्थिरता आएगी, वो अप्रासंगिक सिद्ध होती है। अभी हाल ही में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, शायद 2 दिन पहले, तो उसमें उसके एडिटोरियल में इस बात का उल्लेख था कि जो परमाणु हथियार जो है वो होना अब कोई बड़ी बात नहीं है। हमने शीत युद्ध के दौर में देखा, शीत युद्ध के बाद के समय में देखा कि परमाणु आयुध होने के बाद भी देशों के बीच संघर्ष बने हुए हैं, कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। जैसे इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं ऐसा माना जाता है, हालांकि इजराइल ने ना तो इसको कभी स्वीकार किया है और ना ही इससे इनकार किया है, लेकिन ये माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु आयुध हैं। उसके बावजूद भी ईरान, अगर हम मान लें कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, ईरान पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से इजराइल पर उसने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जारी रखे। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना ईरान ने जारी रखा और इजराइल को नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने भी ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया इस दौरान। तो कुल मिला के इजराइल परमाणु बम हासिल कर चुका है ऐसा माना जाता है, ईरान बनाने की स्थिति में पहुंच चुका है। इसके बावजूद भी दोनों में संघर्ष जारी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी प्रतिष्ठान हैं, जहां पाकिस्तान के ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है, आतंकवादियों को मानसिक, शारीरिक और सैन्य रूप से तैयार करके भारत में भेजा जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में भेजा जाता है, तमाम जगहों में भेजा जाता है। वहाँ पर भारत ने जो कार्रवाई की, सैन्य कार्रवाई की, पहलगाम में हुए नरसंहार के प्रत्युत्तर में दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, उसके बावजूद भी भारत ने कार्रवाई की और आप देख सकते हैं एक सैन्य संघर्ष सीमा पर शुरू हुआ बाद में जब पाकिस्तान ने हिमाकत की इस दिशा में। तो ये माना जा रहा है, रिसर्चर्स जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि शायद परमाणु बम होना या परमाणविक क्षमता होना एक डिटरेंस नहीं रहा है। अब इससे आगे दुनिया बढ़ चुकी है और परमाणु हथियार होना भी एक तरह का एक सरदर्द ही है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही बात देखी है कि रूस के पास, कहते हैं सिपरी की अगर हम बात करें, स्टॉकहोम की रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी अगर हम बात करें, तो ये कहता है कि रूस में दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु आयुध हैं और रूस और यूक्रेन में कई सालों से जो जंग है वो चल रही है, वो निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंची हुई है। तो कुल मिला के ये माना जा रहा है कि जो परमाणु हथियार हैं वो डिटरेंस अभी नहीं रहे हैं। फिलहाल जो मुद्दा है ईरान और इजराइल के बीच तनाव का, वो परमाणु हथियारों का ही है। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के जो परमाणु प्रतिष्ठान हैं उनको काफ़ी गंभीर क्षति पहुंचाई है। शायद ईरान में अभी क्षमता न रहे कि वो परमाणु बम विकसित कर सके। इजराइल भी ऐसा ही मान के चल रहा है, लेकिन एक भय है कि आखिर जो संवर्धित यूरेनियम था, जो भी 60-70% तक ईरान ने कर लिया था, वो गया कहाँ। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जो अभी जारी हैं। तो सैन्य संघर्ष भी ये आश्वस्त नहीं करता है न तो अमेरिका को, न इजराइल को, न उनके सहयोगियों को कि भविष्य में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद होगा या जारी रहेगा। तो मुद्दा फिलहाल यथावत ही है। सैन्य संघर्ष हो चुका है, सीज फायर जारी है, लेकिन ये फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है। हो सकता है मामूली सी बात जो है वो तो दोनों देशों के दरमियान
फिर से संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। असली मुद्दा ये है कि जब तक जो वो विषय जो दोनों देशों के दरमियान मुश्किल पैदा करते हैं वो नहीं हल होते पूरी तरह से, विश्वास की बहाली नहीं होती, और कई ऐसे विषय हैं, फ़िलिस्तीन का जो विषय है ख़ास तौर पर, अगर ये मुद्दे हल नहीं होते तो कहीं ना कहीं से ये तनाव जारी रहेगा मध्य पूर्व में। और मध्य पूर्व एक तरह से हम देखें तो दुनिया के केंद्र में है और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। पूरी दुनिया इस बात से परेशान थी कि अगर मध्य पूर्व में किसी तरह का संघर्ष और आगे बढ़ता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी दुनिया एक मुश्किल भरे दौर में से उसको दो चार होना पड़े। आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ईरान इस दिशा में आगे कदम बढ़ भी चुका था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा, जिससे जो क्रूड है, जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, गैस है, जो ईंधन है, जो ऊर्जा है, उसकी जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो सकती है। चूँकि माना जाता है कि जो 20% ऊर्जा है ख़ासतौर पे क्रूड और गैस, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से मध्य पूर्व से दुनिया के अन्य भागों में, अन्य ममालिक में पहुंचती है। भारत भी उनमें से एक है। हम भी अपनी आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए अपने पास मंगाते हैं, आयात करते हैं। तो पूरी दुनिया परेशान थी। रूस यूक्रेन युद्ध का अभी समाधान नहीं निकला है और इजराइल ईरान आपस में भिड़ गए, तो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दुनिया कठिनाई में जा सकती थी। लेकिन फ़िलहाल सीज़ फायर जारी है दोनों देशों के दरमियान। देखना है ये कब तक जारी रहेगा। उम्मीद है आपको इस विषय पर पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी, ख़ासतौर पर वो विषय जो कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि ईरान और इजराइल में लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। दोनों देश मीलों दूर हैं, 1,500 से 2,000 किलोमीटर का फासला है, लगभग 1,500 से 1,800 किलोमीटर तक के आसपास का फासला है इजराइल और ईरान के बीच। कोई सीमा साझा नहीं करते, फिर भी लड़ाई की वजह क्या है दोनों देशों के बीच। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।